अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मॉल्ज़िक ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर उनसा मोहसिन जो कि एक रिनाउंड जनरल प्रैक्टिशनर है और रेडियोलॉजिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मॉल्ज़ा। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो एलर्जी के बारे में है। बहुत सारी हमें क्यूरीज रिसीव होती हैं कि एलर्जी की टाइप क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या हम कोई खाने इस तरह से खाते हैं, कोई क्या हमारी कोई फूड इस तरह से होती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, और अगर हमें एलर्जी हो गई है तो उसको हम क्या एक दफा खत्म हो गई है तो फिर इसको क्या दोबारा भी वो हम में आ सकती है या वो एक ही दफा आती है, क्या इसकी रीजंस होती है। इसी के लिए मैंने डॉक्टर उनसा मोहसिन को अपने साथ पैनल में लिया है। मैं बढ़ता हूँ डॉक्टर उनसा मोहसिन की तरफ और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि वो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें कि एलर्जी होता क्या है, तो फर्दर ऑन हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उसको हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उनसा। अस्सलाम वालेकुम जी अली, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर उनसा, आप खैरियत से हैं? ठीक है आप? इलाज मौलजा की सेटअप पे मुझे थैंक यू वेरी मच मैम। मैम जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया हमारा जो आज का सेशन है वो एलर्जी पे है, तो आप एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दें एलर्जी होता क्या है, तो फिर फर्दर हमारा जो क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन होगा उसको हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे जी। बिल्कुल। अली, आज जो आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है एलर्जी का, आई थिंक ये एक बहुत ही अहम आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है इस सिलसिले में, क्योंकि आजकल के हम जैसे अपने मेडिकल सेटअप में कहीं पे भी बैठते हैं तो जो पेशेंट्स में से अगर 10 में से देखा जाए तो 6 से 7 पेशेंट्स एलर्जी की कंप्लेंट्स के साथ आती हैं। और एलर्जी अब ये वर्ड ऐसा है कि हम हर तरफ सुन रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि एलर्जी है क्या एक्चुअली। ये एलर्जी बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो जो चीजें आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, फॉर एग्जाम्पल खाने की कोई आइटम जो नॉर्मली आप खाते हैं वो हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस चीज है। सेकेंडली, जैसे आप अगर किसी सिटी की बात करें तो पोलन एलर्जी का कितना नाम सुना हुआ है। पोलन अगर देखा जाए तो ये हार्मफुल चीज नहीं है, लेकिन कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने जिस्म के अंदर उनके ऐसा सिस्टम चलता है, सिस्टम ऐसे रिएक्ट करता है तो यही चीजें जो कि नॉर्मल जिंदगी में हार्मफुल नहीं है ये आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, सिस्टम को ट्रिगर करती हैं और एलर्जी का बनती हैं। तो ये एलर्जी बेसिकली जैसे आपने टाइप्स के बारे में बात की थी, ऑलमोस्ट कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स देखने को मिलती है? जी डॉक्टर उनसा, आप सुन पा रही हैं मुझे? अगर सिस्टम होता है कि ये जैसे ही का जो सब्जेक्ट है, कोई भी फॉर एग्जांपल पोलन है, मैं छोटी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, फूड का एक आइटम है वो आपके जिस्म के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और उस एंटी बनाती है। ठीक है, अब जिस्म के अंदर वो चीजें गई हैं, एंटीबॉडीज बनी, भी आप जाएंगे तो अली आप लोगों को और मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि एलर्जीज फूड से रिलेटेड सबसे ज्यादा आप लोग सुनने में आता होगा। कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को नट्स के साथ है, कुछ को एग्स के साथ है, प्रोटीन्स हैं, कुछ फिश हैं ऐसी जो कि सैल्मन, कुछ लोग इनसे एलर्जिक होते हैं, जबकि दूसरे लोग जब ये चीज लेते हैं तो दे आर परफेक्टली फाइन। सेकेंडली, आपको एलर्जी सीजनल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पेसिफिक सीजन आया जिसके अंदर पोलन रेट, फॉर एग्जाम्पल हम अपने शहर इस्लामाबाद को काउंट करें तो इस्लामाबाद में पोलन का रेट, जैसे बाहर का मौसम आया या कोई मिड सीजन चेंज हो रहा है तो ये एलर्जी का बाइस बनते हैं। इसको सीजनल एलर्जी कहती है, ये पोलन की वजह से होती है। थर्ड, एलर्जीज वो लोग भी होते हैं जो कि इनडोर रहते हैं, किसी ने अगर पेट्स रखे हुए हैं या
कारपेट से जो आपके पास है उससे हो सकती है, इवन कॉकरोचेस, डस्ट माइट्स, ये छोटे छोटे जो रेंगने वाले कीड़े, इनसे भी एलर्जी हो जाती है। तो ये 3-4 चीजें मेजर उसमें आती हैं, लेकिन जो हमें पेशेंट्स अक्सर अपने क्लिनिक्स में नजर आते हैं वो है एलर्जिक एस्थमा के साथ, कि इनको ये एलर्जी इतनी प्रोन कर जाती है कि ये दमे का बाइस बन जाती है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एलर्जन और अ ट्रिगर फैक्टर। और इस एलर्जी के जो फैक्टर्स, जब ये एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये वहां जाके जब बॉडी के अंदर अपना रिएक्शन शो करते हैं तो पेशेंट हमारे पास डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आता है, जिसको हम, जो मरीज बयान कर रहा होता है, उसे सिम्टम्स कहते हैं। और हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरीज के जिस्म के ऊपर नोट भी करते हैं। उनमें ज्यादातर ये पेशेंट जब आते हैं तो हमारे पास स्नीजिंग, जिसे छींक मारना, पानी, नाक से पानी का बहना, आंखों में सुर्खी हो जाना या आंखों से पानी का बहना, कानों में खारिश हो जाना, गले के अंदर खराश होना, बाज औकात एलर्जी में कुछ लोगों को स्किन के ऊपर कोई धब्बे पड़ जाते हैं जिनको हम हाइव्स कहते हैं, उसके अलावा इचिंग होना। और जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि पेशेंट को सांस में से आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसे हम वीजिंग कहते हैं, और लोग कहते हैं कि सीटी की आवाज आ रही है। तो दैट इज, तो मैम जैसे ये आप सीटी की आवाज कह रही है, ये जो आप सिंबल कह रही है, क्या ये ऐसी सिंबल होती है कि जब ये इंसान को होना शुरू हो गई है तो तब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि डॉक्टर को चेकअप करा जाए? या इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इसके अलावा अगर कोई और ऐसी सिंबल है या सिम्टम है कि जब हमें लगता है कि अब जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब घर में कोई हम टोटका नहीं कर सकते या कोई और इसका ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय डॉक्टर के चेकअप के, अगर वो ये सिम्टम है तो ये भी बता दें, अगर कोई और है तो वो भी बता दीजिएगा। जी श्योर। अच्छा अली, इसमें सबसे है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि विद टाइम एलर्जिक एस्थमा की रिपोर्ट काफी ज्यादा आती हैं पेशेंट। उसमें ये कि सांस की आवाज ऐसे आना शुरू हो जाती है जिसे हम वीजिंग कहते हैं, या जिसे हम सीटी की आवाज आती है। इस कंडीशन में या अक्सर औकात पेशेंट्स को ये तो सारी वो है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हैं, उसके साथ साथ कुछ लोगों को एलर्जीज पेट की भी होती हैं, लाइक उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इवन कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। अच्छा, यही चीजें जब एक माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर इसकी फॉर्म्स होती हैं। अगर वो हल्की फुल्की है तो हम जैसे हमारे अक्सर औकात जो मरीज हैं वो आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उन्हें एलर्जी है, तो वो उन चीजों से जो कि एलर्जी को ट्रिगर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जिक्र किया, कोई पॉलन है, डस्ट है, कोई फूड का पार्टिकल है, तो वो उसको अवॉइड करते हैं, तो वो एलर्जीज ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में से थोड़ा बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। अब वो ये देसी टोटके भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, आप अगर थोड़ी बहुत मेडिकेशन करते हैं तो वो भी बेहतरी की तरफ आती है। लेकिन जब कंडीशन सिवियर हो जाए, जब सांस की तकलीफ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली उन एरियाज में जहां पोलन का रेट हाई है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उनको मजीद मेडिकेशन या प्रॉपर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो या जो भी आपकी ऑनलाइन आपके पास सहूलियात, आजकल टेलीपैथी इज वेरी कॉमन एंड इलाज मौलजा इज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक साइड, तो उसमें आप अपने डॉक्टर से रिज्यू कर सकते हैं। ठीक है मैम, इसमें मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी गजाएं हैं, जैसे कि अभी हमारी घरेलू टोटके वाली भी बात हो रही थी, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई भी हमें बीमारी है तो हम उसका घर पे ही इलाज कर लें, घर पे ही ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन अगर हम जैसे गजाओं की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन फूड्स हैं जिसको हम खा के, जिसको हम ईट करके तो एलर्जी को जरा कम किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो अली मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो अक्सर मरीजों के भी सवालात होते हैं जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं, उनमें ये होता है कि ये एलर्जी क्या हमें इस चीज से हो गई है तो क्या हम जिंदगी भर ये रहेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको डाइट की बात की कि कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को प्रोटीन से एलर्जी होती है। प्रोटीन किस में है? अंडे में है, गोश्त में है। अच्छा, इन लोगों के साथ ये होता है कि क्या पता जिंदगी के किसी भी एज पे, ये बचपन में शुरू होती है, हो सकता है मिडिल एज में या यंग एज में आके वो एलर्जी
खुद ब खुद बॉडी सिस्टम ऐसे बनाए कि वो ठीक हो जाता है। इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत काउंट करते हैं अली। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हमारे पास आया है और उसको बहुत सख्त किस्म का ये स्नीजिंग, छींकें, रनी नोज आ रहा है, ये जब एनवायरमेंटल चेंज भी आएगा तो वो एलर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। एलर्जी किसी जिंदगी के हिस्से में भी डेवलप हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से एक खाना खा रहे हैं, आपको वो फूड पार्टिकल तंग नहीं कर रहा और एकदम आपको एलर्जी शुरू हुई, हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से एलर्जीज में चेंज आता है, खत्म भी हो सकती हैं और किसी उम्र के हिस्से में ये शुरू भी हो सकती हैं। तो ऐसे फैक्टर्स ये कि घरेलू आप जब भी कोई देखें कि चीज जिससे आप फील कर रहे हैं कि ये चीज आपको ट्रिगर कर रही है, या डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आपको मुनासिब मशवरा देते हैं कि हाँ भाई ये एक चीज है खाने का आइटम जिससे मुझे पेट दर्द शुरू हो जाता है या मोशन हो रहे हैं या कोई सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस चीज की मिकदार अपने एनवायरनमेंट में, अपने खुराक में कम करते हैं तो एलर्जी ऑटोमेटिकली बेटर कंडीशन में चली जाती है, अनटिल अनलेस के बहुत ज्यादा स्वेयर फॉर्म में ना हो, फिर मेडिकेशन की ऑफ कोर्स जरूरत पड़ती है अली। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से टेस्ट एलर्जी अगर होती है उसकी हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये इनिशियल स्टेजेस पे है या फाइनल स्टेजेस पे है, तो हम इसको किस तरह से जज कर सकते हैं? क्या कोई टेस्ट होता है जैसे सीबीसी टेस्ट या इस तरह से डेंगू टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, तो इसमें क्या एलर्जी का भी कोई टेस्ट होता है कि उसकी स्टेज का पता चला जा सके? जी जी अली, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमसे क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं तो हम लोग जरूर बताते हैं कि जैसे हम एक खून का ब्लड सीपी करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे नॉर्मल हमारी जितनी भी आवाम है उनको पता है हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास 3-4 भी होती हैं, उनमें इओसिनोफिल्स होते हैं, आपके पास मास्ट सेल्स होते हैं, मींस कि हमें बेसोफिल, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं तो हम उनसे भी अंदाजा लगा लेते हैं। सेकेंडली एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं IgE एंटी एलर्जिक टेस्ट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ये एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। हम ये टेस्ट जब किसी को इसी तरह एलर्जी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, लाइक फ्रीक्वेंट उसके विजिट्स हों कि ये कंप्लेन मुझे हो रही है बार बार इस तरह, तो फिर हम IgE, एक सीरम IgE लेवल कराते हैं और ये जो टेस्ट होता है ये ब्लड का टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो तो फिर वो पेशेंट प्रोन होता है एलर्जीज का। लेकिन इसकी तशखीस के लिए हम मेजर टेस्ट और भी करते हैं अली। उनमें हमारे पास एक स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है, स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा मतलब कि सफर कर रहे होते हैं एलर्जी से, जैसे मैंने एलर्जी का एजमा बताया है जो सीजन में बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाएगा, तो फोर आर्म के ऊपर प्रिक किया जाता है जिसके अंदर आप एक दवाई की डोज डालते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका रिएक्शन देखते हैं जिससे हमें तो हमारे ब्लड टेस्ट में एक तो हमारे पास ब्लड सीपी में भी हमें छोटी पिक्चर मिलने जाती है, उसके बाद सीरम IgE लेवल, एंड देन अगर देखा जाए तो स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। और इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि एलर्जी को प्रिवेंट किया जा सके, एलर्जी होने से ही बचा जा सके हमें, तो कौन सी ऐसी प्रिवेंशन है, हमारी डेली लाइफ की खुराक है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सजेस्ट करती हैं? जैसे अभी विंटर आ रहे हैं तो विंटर में आप क्या डाइट प्लान या कुछ इस तरह से सजेस्ट करेंगी कि वो हमें नहीं खाना चाहिए, ये चीजें नहीं खानी चाहिए ताकि हम उनसे बच सकें? अच्छा, इसमें यह है कि अली बात इतनी सी है कि जैसे मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है एलर्जी के, ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में स्टार्ट हो जाती है और इसमें यह है कि आप कोई प्रिवेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गले में खराश हो रही है, अगर कमरे में ड्राइनेस हो रही है तो ह्यूमिडिफायर लगाते हैं ताकि ड्राइनेस थोड़ी कम की जाए, तो वो उस चीज से थोड़ा बच जाते हैं। किसी को अगर दूध से एलर्जी है तो हम उसका ऑल्टरनेट बता देते हैं कि आप दूध ना पिए, बच्चा है अगर कोई छोटा
वो दूध की कंप्लेन करके आ रहे हैं कि दूध पीने से उसको खांसी हो रही है या उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो हम उसकी ऑल्टरनेट उसको दूध का, या तो हम ये कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो चीज हटा के दूसरी लेकिन डेयरी प्रोडक्ट को हम शिफ्ट कर देते हैं। फिर नट्स हैं, हमारे कुछ ऐसे नट्स हैं जो कि सर्दियों में अक्सर लोग जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं, जैसे पीनट्स हैं। तो कुछ बच्चे और बड़े भी पीनट्स के साथ काफी ज्यादा एलर्जिक होते हैं। कुछ लोगों को अंडे की जर्दी से भी होता है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये चाट मसाला है, इस तरह उस मसाले से भी बाद लोगों को एलर्जी होती है। फिर घरों के अंदर जैसे सर्दियां हैं तो हम लोग कारपेट्स डाल देते हैं, उनमें डस्ट आ जाती है। ये सारी चीजें प्रोन हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी एलर्जी का प्रॉब्लम उनमें फेस हो रहा है। अब मौसम भी बदलता हुआ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। अगर लेट सपोज कोई विंटर्स में जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, खजा आ रही है, ऑटम है एंड देन कमिंग विंटर इज कमिंग, तो अब उस खजा के अंदर कुछ लोगों को गले की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे रनिंग नोज है या वाटरी आईज है। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। उसमें ये कि आपने सेफ एनवायरनमेंट को करना है, लेकिन ये कि डेफिनेटली एवरीवन हैज टू गो आउटसाइड, थोड़ा सा आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन उसकी प्रिवेंशन ये कि अपने उसके जो भी हमारा जो पेशेंट होता है हम उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। तो मेजर चीजें यही हैं कि आप अपनी जो चीज आपको फील हो रही है कि जो कॉज कर रही है उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाया जा सके। ठीक है डॉक्टर उनसा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सेशन। आज हमारी जो डिस्कशन थी वो एलर्जी के बारे में थी और आपने बड़े अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया क्या इसकी टाइप्स होती हैं, हम अपनी डेली लाइफ में क्या चेंजेस कर सके, एलर्जी से प्रिवेंट हो सकते हैं, मतलब इससे बचा जा सकता है, और इसके अलावा फर्दर इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं या क्या चीजें हैं, सारी की सारी आपने डिटेल में बताई। मैं आपसे एंड में ये पूछना चाहूंगा कि आप की अपनी मसरूफियात कहाँ पे होती है, लाइक आप कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, अगर कोई आपसे लाइक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो उसका क्या सिनेरियो होगा, कहाँ पे आप अवेलेबल होती हैं? जी अली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सब ऑडियंस के लिए सेलेक्ट किया, एंड आई थिंक ये एक आजकल के दौर में ये काफी जरूरी था मेरे ख्याल में। कोविड के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा लोगों को बॉदर करती है तो इट्स आजकल ये वायरल, या तो डेंगू चल रहा है तो या फिर एलर्जीज कर रही है। बिल्कुल अली, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में फैमिली हेल्थ सेंटर में हूँ, मैं वहाँ पे भी क्लिनिक में होती हूँ। F10 में मेरा हॉस्पिटल है साफ के नाम से, एंड जोबिया हॉस्पिटल G9 में, और आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एनी टाइम, एंड आई एम ऑलवेज ऑन देयर पैनल लिस्ट। और इलाज मुआवजा पे मैं हूँ, जो कि मैं सबसे ज्यादा ऑनलाइन, क्योंकि पेशेंट जब भी कोई सवालात करते हैं तो एक तो इंसान बहुत आराम से बात कर सकता है और अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाती है, तो आप कंसंट्रेट कंप्लीटली उनके उस पे करते हैं। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मेरा है, तो आप एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। मैम हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूवर का, वो मैं पूछूंगा और उसके बाद मैं आपसे भी और अपने व्यूवर से भी इजाजत चाहूंगा कि अगर प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान फूड्स पे एलर्जी होती है तो उसका क्या करना चाहिए, क्या उसका सोल्यूशन है? ठीक है, अच्छा इसमें ये कि अली अगर सिर्फ स्किन की इचिंग हो रही है, अगर लेकिन ये कि मैं यही जरूर बोलूंगी अपने व्यूअर को कि अगर लेट्स सपोज जो मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें बताऊंगी कि अगर स्किन पे सिर्फ दाने निकल रहे हैं या कोई इचिंग हो रही है तो कुछ ऐसी हमारे पास मेडिसिन आती हैं जिनको हम एंटी एलर्जिक कहते हैं, एंटी हिस्टामिन्स के नाम से होती हैं। हम वो अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो अब जैसे ये कि प्रेगनेंसी का है तो उसमें कुछ ऐसी हैं जिनको हम लोग अवॉइड करते हैं और कुछ हम लोग दे सकते हैं, सेफ होती हैं फॉर एलर्जी। तो अब पेशेंट के लिए कि अगर वो करना चाहते हैं तो मैं उनको चैट पे इनबॉक्स कर देंगे, आप जैसे कहते हैं, तो मैं नाम टैबलेट का लिख दूंगी तो वो यूज कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक टैबलेट होती हैं, वो इचिंग से बेटर हो जाती हैं अगर कोई और सिम्टम्स नहीं है। अगर कोई और सिम्टम्स नहीं है, बिकॉज आपने ये भी चीज देखनी है कि ये पैरों में अगर खारिश हो रही है या पूरे जिस्म में खारिश हो रही है। अगर पूरे जिस्म में खारिश हो रही है प्रेगनेंसी के साथ तो फिर हम सीरम LFT एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ठीक है, ये थोड़ा सा ओके, ऑलराइट डॉक्टर उत्सव मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
It's a really great session with you, and inshallah see you again with a new topic inshallah. और मैं आपसे भी और अपने व्यूअर्स से भी इजाजत चाहूंगा। किसी नई वीडियो में आपके साथ किसी नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।